हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर ऐड किया गया था, जो कि टीडीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सेक्शन था। टीडीएस ऑन बेनिफिट एंड परक्विजिट्स नया सेक्शन है। बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे थे इस केस में। मेरे से भी काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे क्लाइंट्स क्वेरी कर रहे थे किस सिचुएशन में हमको टीडीएस काटना है, कब टीडीएस नहीं कटेगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। उन क्वेरीज को क्लियर करने के लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था, सर्कुलर नंबर 12/2022, जिसको हमने डिटेल में समझा भी था, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रही थी, काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी सेक्शन 194R से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली सीबीडीटी ने इशू किया है एक एडिशनल क्लैरिफिकेशन उस सर्कुलर से रिलेटेड, सेक्शन 194R से रिलेटेड। सो उस एडिशनल सर्कुलर को आज समझेंगे, सारी डिटेल्स उसकी समझेंगे। पुराने सर्कुलर की डिटेल आपको चाहिए, आपको नीचे मैं वीडियो टैग कर दूंगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। उसी का एक्सटेंशन जो है वो ये वाला सर्कुलर रहने वाला है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधा स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसी तरीके की जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, आरओसी, एमसीए की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा हमारे प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस के बारे में। अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस फाइलिंग, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, कॉम्पिटिशंस, रिकंसिलेशन, सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप जरूर चेक कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस को। आपको अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं इन कोर्सेज के अंदर। चलिए, और कोर्स प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने भी वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी कोर्स फीस 3500 है टैक्स कॉम्बो की, जरूर एनरोल कीजिए और चेक कर लीजिए नीचे से डिटेल्स। चलिए सर, डिस्कस करते हैं जो हमारा एडिशनल सर्कुलर आया है, एडिशनल सर्कुलर नंबर 18/2022 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। 18/2022 अभी रिसेंटली ये इशू किया गया है। 13 सितंबर को हमारा ये वाला सर्कुलर आया है। ये एडिशनल सर्कुलर आप बोल सकते हो, एड ऑन सर्कुलर बोल सकते हो। सर्कुलर नंबर 12/2022 का एड ऑन सर्कुलर हमारा 18/2022 है। सो 12/2022 वैसे मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या एडिशनल यहां पर डिटेल्स जो है वो डाली गई है। पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सेक्शन 194R के अंदर आपको टीडीएस काटने की जरूरत होती है जब आप कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट देते हैं किसी पर्सन को। नाउ यहां पर 10% का रेट था, 10% से आपको टीडीएस काटना था। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी सेक्शन की वो 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट थी। 20,000 से कम का बेनिफिट है तो कोई टीडीएस की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा का बेनिफिट है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और या फिर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है अगर, तो उस केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन के अंदर। नाउ इसके बाद सीबीडीटी ने इशू किया था सर्कुलर नंबर 12/2022 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उस सर्कुलर के अंदर भी काफ़ी सारी कंफ्यूजन थी, जिसकी वजह से एडिशनल सर्कुलर की ज़रूरत पड़ी है। चलिए तो अब समझते हैं गाइडलाइंस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपको जो जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाते हैं। कल ही मैंने शेयर कर दिया था जैसे ये आया था, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये सर्कुलर चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सर्कुलर नंबर 12/2022। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अगर आप, पहले आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूं कि क्या यहां पर कंफ्यूजन आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये था सर्कुलर नंबर 12 का। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट व्हेन द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट। तो कैपिटल असेट के फॉर्म में अगर आप कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या तब भी टीडीएस काटना पड़ेगा? तो यहां पर बोला हुआ था कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कैपिटल असेट है या रेवेन्यू है, रेवेन्यू नेचर का है एक्सपेंस, कोई किसी भी नेचर का एक्सपेंस है, आपको उस पर टीडीएस काटने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा एक बार, कि काफी बार बैंक क्या करते हैं, बैंक ना सेटलमेंट करते हैं। आपने जरूर सुना होगा बैंक की तरफ से सेटलमेंट होता है। बैंक कभी कभार बहुत ज्यादा चार्जेस लगा देते हैं, या फिर कोई फ्रॉड एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो जाती है और आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो। तो सिचुएशन ये आती है कि बैंक आपसे पैसा मांग रहा है, आप पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है आपको सेटलमेंट का। तो खैर सेटलमेंट ऑप्शन इतना अच्छा नहीं होता, आपके सिबिल वगैरह पे काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है वो, बट फिर भी जब अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है फाइनेंशियली, तो सेटलमेंट का ऑप्शन भी ऑप्ट किया जाता है। सेटलमेंट में होता क्या है कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है बैंक को, तो बैंक वाले जो है
1 करोड़ रुपए बैंक वाले मांग रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि आप 1 करोड़ तो नहीं दे पाओगे, तो फिर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख जो भी होता है उतने में वो सेटलमेंट किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि जो आपको बेनिफिट दिया गया, फॉर एग्जांपल मैं अगर लेके चलूं 60 लाख की आपने पेमेंट कर दी, 40 लाख का आपको वेवर दे दिया गया, सेटलमेंट आपका 60 लाख में हो गया ना, वो जो 40 लाख का बेनिफिट दिया, क्या वहां पर टीडीएस कटेगा? तो सर इस वाले सर्कुलर में 12 जो सर्कुलर नंबर 12 था वहां पर बोला हुआ था यस टीडीएस वहां पर आपका काटा जाएगा, 40 लाख का वो बेनिफिट दिया है ये माना जाएगा। तो ये पॉइंट यहां नीचे लिखा हुआ है कि वो बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा एंड हैज अकॉर्डिंगली हेल्ड टू बी टैक्सेबल। नाउ यहाँ पर दिक्कत ये आ गई बैंकों के सामने कि बैंक तो एक तो अपना पैसा छोड़ रहे हैं, बैंक को 1 करोड़ रुपए लेना था, 40 लाख रुपए का बैंक का वो लॉस हो रहा है, ऊपर से टीडीएस काटेंगे तो टीडीएस का भी वहां पर कंप्लाइंस आएगा और वो भी बैंक को ही पे करना पड़ेगा। देखिए तो वही यहाँ पर क्वेरी आ रही थी कि इफ लोन सेटलमेंट वेवर बाय अ बैंक इज टू बी ट्रीटेड एज बेनिफिट परक्विजिट इट वुड बी लीड टू हार्डशिप, ध्यान से पढ़िएगा पॉइंट को, हार्डशिप एज द बैंक वुड नीड टू इनकर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ टैक्स डिडक्शन इन एडिशन टू द हेयर कट दैट ही वाज टेकन विल 194R ऑफ द एक्ट अप्लाई इन सच अ सिचुएशन। तो क्वेश्चन आप समझ गए दिक्कत कहां पे आ रही है, वो जो 40 लाख रुपीस है वो एक तरीके से बेनिफिट हो गया ना भाई किसी पर्सन के लिए जिसने डिफॉल्ट किया, जिसने सेटलमेंट करवाया, 40 लाख का उसको बेनिफिट हो गया, उसी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है। एक तो बैंक अपना 40 लाख रुपये छोड़ रहा है, ऊपर से टीडीएस का कंप्लायंस करेगा और टीडीएस उसको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अब पढ़िए, इन इट इज ट्रू दैट वेवर ऑफ सेटलमेंट ऑफ लोन बाय द बैंक मे बी एन इनकम टू द पर्सन हु हैड टेकन द लोन। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर आपको कोई वेवर वगैरह भी मिलता है तो वो भी आपकी इनकम बन जाएगा, तो रिसिपेंट के हैंड पे तो 40 लाख की इनकम कंसीडर की जाएगी। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट सब्जेक्टिंग सच अ ट्रांजेक्शन टू टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 194R ऑफ द एक्ट वुड पुट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन सच बैंक एज दिस वुड रिक्वायर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द डिडक्टर in addition to him taking a haircut already। haircut वही 40 लाख रुपए जो मैंने बताया वो यहाँ पर haircut की बात की जा रही है। Hence to remove difficulty it is clarified that one time settlement with borrower or waiver of loan granted on reaching settlement with the borrower by following would not be subject to tax deduction under section number 194R। नाउ हर किसी के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको बता दिए हैं यहां पर सीबीडीटी ने, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटलमेंट करते हैं तो उस सेटलमेंट को यहां पर बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माना जाएगा ना, आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सर, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे यहां से। तो पहला है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल बैंक एज डिफाइंड इन क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज नंबर 7A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। एंड नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो आपका एग्रीकल्चर बैंक होता है, रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है वो है। उसके बाद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी है, डिपॉजिट बीइंग टेकिंग एनबीएफसी से लिया है एज डिफाइंड अंडर क्लॉज नंबर ई ऑफ द एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट मतलब यहां पर लिखा है वहां पर है इनकम टैक्स एक्ट। सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर जी ऑफ एक्सक्लेमेशन 4 ऑफ section 43B of the act, and public company as engaged in providing long term financial for course or purchase of houses in India for residential purpose and which is registered in accordance with the guidance by the National Housing Bank form under National Housing Bank Act 1987। so इन sections इन acts के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो अगर वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर कोई बेनिफिट देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो वहां पर उसको बेनिफिट नहीं बोला जाएगा एंड टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस हार्डशिप को समझा सीबीडीटी ने और क्लैरिफाई किया कि आपको उस सिचुएशन में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। परफेक्ट सर। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी है एंड लास्ट में इन्होंने बताया हुआ है एज स्टेटेड अर्लियर दिस क्लैरिफिकेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ सच waiver या settlement in hand of person who had got benefit from such manner would not be impacted by this clarification। ये सिंपल एक पॉइंट इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि 40 लाख का बैंक ने वेवर कर दिया। तो देखिए इनकम टैक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी वेवर किया जाता है किसी भी पर्सन के थ्रू तो वो वेवर भी जो रिसिपेंट है जिसको वो वेवर मिला है उसके हैंड पे वो टैक्सेबल होगा, उसके लिए वो इनकम मानी जाएगी। तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिसिपेंट के हैंड पर तो 40 लाख की इनकम मानी जाएगी। बट टीडीएस काटने के लिए खाली यहां पर क्लैरिफिकेशन दी है कि 194R का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। आशा करता हूं ये वाला जो क्लैरिफिकेशन पॉइंट है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द
सर्कुलर नंबर 12/2022, 12 नंबर सर्कुलर जो था वो फर्स्ट सर्कुलर था, ये हमारा एडिशनल या एड ऑन सर्कुलर आप इसको बोल सकते हैं 18/2022। इफ अंडर द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, अच्छा ये किस चीज का था मैं आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर बात की जा रही, क्वेश्चन नंबर 7 था आउट ऑफ पॉकेट रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस की यहां पर बात की जा रही है। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7। तो रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिया था सर्कुलर नंबर 12 के अंदर, जरा उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सर मान लीजिए रीइंबर्समेंट, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूं, एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं काम करता हूं, तो मैंने क्या किया, सर्विसेज ली, काफी सारी सर्विसेज ली और वो सर्विसेज जो है कंपनी से रीइंबर्स करवा ली। तो यहां पर क्लैरिफाई किया हुआ था कि अगर आपने जो बिल लिए हैं, जो सर्विस आपने लिए हैं कंपनी के बिहाफ पे, वो बिल अगर कंपनी के नाम से है तो उसको बोला जाएगा कि वो रीइंबर्समेंट है। उस सिचुएशन में तो आपको जो है वो बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन वो बिल अगर आपने अपने नाम पे ले लिया, अगर मैंने अपने नाम पे बिल कटवा लिया, मैं रेस्टोरेंट में रुका, मैंने खाना खाया और वो बिल मैंने अपने नाम पे कटवा लिया इंस्टेड ऑफ कंपनी के नाम पे बिल नहीं कटवाए, अपने नाम पे बिल कटवा लिए, तो उसको बोला गया है कि वहां पर जो है उसको बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा। और सिंपल सा पॉइंट है, अगर वो बेनिफिट परक्विजिट माना जाएगा तो 194R में टीडीएस भी काटा जाएगा। ये पॉइंट क्लैरिफाई किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ना। क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया कि भाई किस तरीके से अगर मैं अपने नाम पे भी लेता हूं, मान लीजिए होटल का बिल मैंने अपने नाम पे लिया, रेस्टोरेंट का बिल मैंने अपने नाम पे लिया, फिर भी आगे मैं रीइंबर्स तो कंपनी से ही वो करवा रहा हूं ना, तो वो किस तरीके से बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा, ये यहां पर एडिशनल क्वेरी आई थी। नाउ यहां पर बोला गया कि in answer to question number 7 of circular number 12/2020, it has been clarified that any expenditure which is liability of a person carrying out business or profession if met by other person is in effect benefit perquisite provided by second person to the first person in course of बिजनेस या प्रोफेशन। नाउ इफ सर्विस प्रोवाइडर इनकर सम एक्सपेंस, नाउ सर्विस प्रोवाइडर यहां पे मेरी बात की जा रही है, मान लीजिए मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मैंने कोई एक्सपेंस इनकर किया इन कोर्स ऑफ रेंडरिंग अ सर्विस टू सर्विस रिसिपिएंट एंड द बिल इज इन नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी मैंने कोई सर्विस मेरे नाम पे बिल कटवा लिया, अपने नाम पे कोई बिल कटवा लिया, इंस्टेड जो रिसिपेंट है उसके नाम पे बिल कटवाने की जगह मैंने अपने नाम पे बिल कटवा लिया है, देन इन सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। अब हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा हो कि भाई मैं अपने नाम पे बिल कटवा सकता हूं, कंपनी मुझको रिइंबर्स कर देगी, बट उस एग्रीमेंट के इररिस्पेक्टिव यहां पे बोला जा रहा है दिस एक्सपेंस इज द लायबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। लायबिलिटी तो मेरी हुई ना, क्यों? क्योंकि बिल तो मेरे नाम पे कटा ना। अगर मान लो बिल की पेमेंट में नहीं करता या कोई भी इशू आता है तो भाई जो होटल वाला मालिक है या जिसके नाम पे बिल होता है उसी पे तो एक्शन लिया जा सकता है। लायबिलिटी किसकी आएगी? लायबिलिटी तो मेरी आएगी ना, क्योंकि बिल मेरे नाम पे कटा है। वो पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। एंड नॉट ऑफ द सर्विस रिसिपेंट। अब ऐसा थोड़ी है वो रिसिपेंट के पास पहुंच जाएगा क्योंकि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है कि जो भी मैं होटल का स्टे करूंगा, खाना खाऊंगा, उसको वो मेरे को रिइंबर्स करेगा। ऐसा थोड़ी होता। बिल जिसके नाम पे कटता है लायबिलिटी तो उसी की आएगी। तो बिल अगर मेरे नाम पे कटा है तो मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरी ही वहां पर लायबिलिटी इनकर होगी। इट इज सर्विस प्रोवाइडर हु विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंस इनकर बाय हिम। ये भी अच्छा पॉइंट है। देखो अगर बिल मेरे नाम पे है तो जो भी होटल की सर्विस है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैं एलिजिबल हूं तो मेरे नाम पे तो आएगा, क्योंकि बिल तो मैंने अपनी फर्म के नाम पे कटवाया। बिल मैंने कटवाया ना अपने नाम पे, मैं सर्विस प्रोवाइडर, मैंने अपने नाम पे बिल कटवा लिया तो उसका इनपुट तो मैं लूंगा ना। जो सर्विस रिसिपेंट है, सर्विस रिसिपेंट कौन है? जिसको मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं। सर्विस रिसिपेंट कौन है? जिसको मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। भाई उसको थोड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसका क्रेडिट तो मेरे को ही दिया जाएगा। वो पॉइंट भी यहां पे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। If it was the liability of service recipient, then GST input credit would have been allowed to him। और सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैंने वो बिल सर्विस रिसिपेंट के नाम पे, जो रिसीवर है सर्विस का, उसके नाम पे अगर बिल कटा होता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसको मिलता, लायबिलिटी भी उसकी आती, क्योंकि बिल उसके नाम पे कटा हुआ है ना। एंड not to the service provider. Hence the answer to question number 7 in this circular in the circular number 12/2022 correctly clarify that in such a situation reimbursement of such an expense is benefit perquisite on the tax is to be deducted under section 194R of the act। यानी यहां तक इन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई करने की कोशिश की है जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था सर्कुलर नंबर 12/2022 का, उसी पॉइंट पर यहां पर इन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। लेकिन अब एक चीज आती है, एक पॉइंट और आता है। जीएसटी के अंदर हम पढ़ते हैं प्योर एजेंट, यहां पर जिसको जो प्योर एजेंट का कंसेप्ट होता है, प्योर एजेंट के कंसेप्ट जो होता है उसको यहां पर एडिशनली इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप एज अ प्योर एजेंट जीएसटी के अंदर अगर आप प्योर एजेंट की सर्विसेज दे रहे हो तो उसके लिए काफी सारी कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस हमको यहां समझाई हुई है कि ये कंडीशंस हैं, और उसके बाद वैल्यूएशन रूल्स के अंदर कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर जीएसटी के अंदर आप प्योर एजेंट की सर्विसेज को यहां पर सेटिस्फाई कर देते हो तो उस सिचुएशन में
यहाँ पर इसको बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माना जाएगा और टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसको पढ़िए यहाँ से, इन केस दीज कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई, यानी अगर प्योर एजेंट नहीं हो, ये जो कंडीशंस हैं ये प्योर एजेंट की कंडीशन है, तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं, सच एक्सपेंडिचर incur is included in the value of supply under GST. However, in the aforementioned case of pure agent, if all the conditions are satisfied, the GST input credit is allowed to the recipient. अगर सारी conditions satisfy होती हैं तो जो input tax credit होता है ना, वो सर्विस रिसिपेंट जो है उसको दे दिया जाता है। तो रिसिपेंट को अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्योर एजेंट वाली सर्विस और मेरे को जो पैसा दिया जाएगा वो एज अ रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में यहां पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड as supply for the pure agent. It is clarified that amount incurred by such pure agent, ये important point है, for which he is reimbursed by recipient would not be treated as benefit या perquisite for the purpose of section 194R of the act. यानी अगर जीएसटी के अंदर आपने एज अ प्योर एजेंट रहते हुए कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है तो उस सिचुएशन में वो बेनिफिट नहीं माना जाएगा और रिसिपेंट को सेक्शन 194R के अंदर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। सर इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता हूं, थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हैं, पर ध्यान से समझिए और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, ये इन्होंने गलत डाला, यहाँ पर इसको आपको कट करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर गलत ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 हमको पढ़ना है ऑफ सीबीडीटी का सर्कुलर नंबर 715 डेटेड 8 अगस्त 1995 का सर्कुलर नंबर 715 था, जो कि ये बोलता था कि टीडीएस काटने की जो रिक्वायरमेंट होती है 194J के अंदर या और किसी सेक्शन के अंदर, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जो है सर्विस दी, मैं जीएसटी फाइलिंग की सर्विस दी, मैंने 5000 रुपये चार्ज किया ना, 5000 रुपये के साथ में जो है 5000 रुपये 10,000 रुपये मान लो, 10,000 रुपये का जीएसटी था, क्लाइंट का जीएसटी भी बनना था, तो जीएसटी भी मैंने अपनी जेब से पे कर दिया। को एग्जांपल समझना, आप ये वाला सर्कुलर बहुत इजीली समझ जाओगे, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। 10,000 का जीएसटी क्लाइंट का मैंने अपनी जेब से पे कर दिया, 5,000 रुपये मेरी फीस थी, मैंने जो फाइनल बिल बनाया वो कितने का बना होगा? 5,000 रुपये तो मेरी फीस है, 10,000 रुपये जो है वो रिम्बर्समेंट का है, टोटल 15,000 रुपये का बिल बना के 15,000 का बिल बना करके मैंने आगे शेयर कर दिया। बोले यस और नो, आगे शेयर कर दिया ना। वो जो जो पार्टी है मेरी, जो मेरे पार्टी है, वो मेरे को टीडीएस काट के पैसा देगी, 194J का टीडीएस काटा जाएगा। नाउ सर्कुलर नंबर 715 के अंदर लिखा हुआ है टीडीएस अब किस वैल्यू पे काटा जाएगा, 15,000 पे काटा जाएगा या 5,000 पे काटा जाएगा। तो वहां पे सर्कुलर नंबर 715 क्लैरिटी देता है हमको कि सर आपको जो भी अमाउंट पेबल है, जो भी टोटल पेबल है उसके ऊपर टीडीएस काटना है। तो वो पार्टी तो मेरे को मेरी सर्विस का पैसा भी देगी और रिम्बर्समेंट का पैसा भी देगी, तो रिम्बर्समेंट के ऊपर भी टीडीएस काट लिया जाएगा 194J का। मेरे को जो पैसा काट के मिलेगा 15,000, 15,000 में से 10% माइनस हो जाएगा और 13,500 रुपये मेरे को मिल जाएगा। यानी रिम्बर्समेंट के ऊपर भी मेरा टीडीएस कट गया 194J के अंदर, और ये वाला जो है पॉइंट आपका इसके अंदर सर्विसेज के ऊपर भी टीडीएस मेरा काट लिया गया। क्लियर हो गया। लेकिन अब एक बात बताओ, आपने 194J में तो टीडीएस काट लिया, अब हमारा नया सेक्शन आ गया 194R, ठीक है। अब 10,000 का जो है वो क्या है, 10,000 का बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो माना जाएगा। तो वो जो 10,000 जो रिम्बर्समेंट दी जा रही है, तो वो 10,000 जो है वो 10,000 जो है क्या उस पर दोबारा से टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी 194R के अंदर? ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर सुनिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वैसे लॉजिकल बताओ मेरे को, इसको बिना पढ़े, क्या 194J में आपने टीडीएस काट लिया, रिम्बर्समेंट के ऊपर भी काटा ना? मेरा 1500 का जो टीडीएस काटा है 10% का रेट होता है सेक्शन 194J के अंदर। अगर आपको टीडीएस बिल्कुल डिटेल में सीखना है ना, तो मैंने अपने प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआई टीडीएस के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो 194J के अंदर 10% टीडीएस काटा जाता है। तो 10,000 रुपए के ऊपर 1,000 रुपए टीडीएस कटा और 5,000 रुपए के ऊपर 500 रुपए टीडीएस कटा। तो इस तरीके से मेरा 1,500 रुपए का टीडीएस कट चुका है। अब क्या 10,000 रुपए के ऊपर दोबारा से टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन आएगी 194R के अंदर? तो अंदर से आवाज आपके ना हाँ नहीं निकलेगी, क्योंकि यार ये तो जाती हो जाएगी, ये तो बहुत हार्डशिप हो जाएगी आपके साथ कि आपका दो बार एक ही चीज के ऊपर टीडीएस काट लिया गया। एक 194J में काट रहे हो आप, एक 194R में काट रहे हो। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि अगर 194J में टीडीएस काट लिया रिम्बर्समेंट के ऊपर, रिम्बर्समेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए जो सर्विसेज का पैसा मिला वहां पर तो कोई बेनिफिट परक्विजिट वाली बात ही नहीं आएगी। जो रिम्बर्समेंट वाला पैसा वहीं तो बेनिफिट और परक्विजिट की बात आएगी। तो वहां पर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट यहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, इफ आउट ऑफ पॉकेट expenses reimbursed are already part of consideration in the bill on which tax is deducted under the relevant provisions of the act। यानी मेरा बिल जो था वो 15,000 रुपए का था, उसी का पार्ट है ना वो 10,000 रुपए रिम्बर्समेंट।
other than section number 194R in accordance with circular number 715 dated 8th August 1995, it is clarified that there will not be any further liability for tax deduction under section number 194R of the act. In the above example, out of pocket expense is part of consideration in bill for professional fees that is charged to the company and the tax deducted under section number 194J के अंदर tax deduct हो चुका है of the act on the entire consideration including out of pocket expenses, यानी out of pocket expenses जो 10,000 के थे उसके ऊपर भी TDS deduct हो चुका है. In such a case, the out of pocket expenses already included as a part of professional fees, क्योंकि टीडीएस जो काटा है वो 15,000 के ऊपर काटा है. हेंस देयर इज नो फर्दर बेनिफिट या परक्विजिट विच रिक्वायर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 194R ऑफ द एक्ट. आपको दोबारा से वहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है उस 10,000 रुपए के ऊपर. बोलिए सर, पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट आइए, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सर्कुलर नंबर 12/2022. अब सर्कुलर नंबर 8 पहले एक बार मैं ओवरव्यू, क्वेश्चन नंबर 8 का ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है? इफ देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, इट इज बेनिफिट, क्या वो बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा? और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है. इंडिया में आपने देखा होगा आजकल कोई भी बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है, कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है, कोई भी इक्विपमेंट लॉन्च हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, एक डीलर की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाती हैं और उसका एक शोकेस किया जाता है पूरे प्रोडक्ट का. तो इस तरीके से बहुत सारी कॉन्फ्रेंस कराई जाती हैं जहां पर कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. अब जो लोग आ रहे हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, हमारे प्रोडक्ट को देखिए, उसका रिव्यू दीजिए. तो इस तरीके से क्या होता है, उसका कॉन्फ्रेंस उसकी की जाती है. तो वहां पर बेनिफिट, अब जो जिसको इनवाइट किया जा रहा है उसको ऐसा थोड़ी है कि कोई टिकट उससे ली जाएगी या उससे कोई पैसा लिया जाएगा. उसको स्टे का भी दिया जाता है, मतलब रहने के लिए भी फैसिलिटी मिलेगी, फूड की भी फैसिलिटी मिलेगी और बाकी प्रोडक्ट को वो ओवरव्यू करेगा. तो हो सकता है प्रोडक्ट के भी कुछ सैंपल वगैरह उसको दे दिए जाए. यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो वो कॉन्फ्रेंस की गई, यहां पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है कि डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसीडर एज बेनिफिट या परक्विजिट, वहां पे उसको बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माना जाएगा. लेकिन कुछ यहां पर एक्सेप्शन बताई हुई थी, तो इन एक्सेप्शन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए. यानी बात हो रही है उस कॉन्फ्रेंस की, वो जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बात की जा रही है, उसकी कुछ एक्सेप्शन है. यानी एक्सेप्शन में अगर आप फॉल कर गए तो आपको 194R का टीडीएस काटना पड़ेगा. देखिए, एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू लीजर ट्रिप और लीजर कॉम्पोनेंट, यानी मान लीजिए आपका इवेंट तो था 5 तारीख को, आपने एक हफ्ते पहले से ही बुला रखा है लोगों को. तो भाई एक हफ्ते पहले से तो क्या आप घुमाने के लिए बुला रखा है, आप कोई एडिशनल बेनिफिट देना चाहते हो, तो इसीलिए जो खाली टाइम के लिए आपने बुलाया हुआ है वो यहाँ पर आपको, या कोई लीजर कॉम्पोनेंट आपने दिया है. इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस, भले ही वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंसिडेंटल हो. आप बोल सकते हो कि एक हफ्ते पहले तो हमने इसलिए बुलाया था कि हमारा जो है 7 तारीख को था, तो हमने 1 तारीख को सबको बुला लिया. तो भाई 1 तारीख को क्यों बुला लिया? एक हफ्ते पहले आकर के उन्होंने क्या किया? तो वो वाला जो टाइम पीरियड है वो उस केस में आपको वो बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा और टीडीएस वहां पे आपको काटने की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड पॉइंट है, एक्सपेंस इनकर फॉर फैमिली मेंबर ऑफ अकम्पनिंग द पर्सन अटेंडिंग द बिजनेस डील. आपने तो भाई जो बिजनेस के लोग थे उनको बुलाया, वो साथ में अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आ गए. तो फैमिली लेकर के आ गए तो भाई वहां पर माना जाएगा आपको जो है, जो फैमिली के ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया है तो उसको माना जाएगा 194R का बेनिफिट या परक्विजिट. लास्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑफ डीलर कॉन्फ्रेंस फॉर द डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर बियॉन्ड द कॉन्फ्रेंस. मतलब 5 तारीख की थी कॉन्फ्रेंस, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हमारा लग जाएगा. 2 दिन पहले कोई पर्सन आ गया और 2 दिन बाद जा रहा है, तो ओवर स्टे हो गया, मतलब 1 हफ्ते पहले आया और 1 हफ्ते बाद गया. तो जो ओवर स्टे रहा या प्रायर पीरियड जो उसका है वो आपको कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर उसको बेनिफिट और परक्विजिट मान करके उस पर टीडीएस की डिडक्शन करनी है. ठीक है, ये चीजें बोलने में आसान है, बट इसकी कैलकुलेशन करना और ये चीज आइडेंटिफाई करना, टोटल कॉस्ट मेरी भाई, मेरा तो 50 लाख का बजट था, 50 लाख के बजट में मैंने सबको बुलाया. अब उसमें से कितने लोग आए, कितने लोग अपनी फैमिली को लेकर के आए, उन फैमिली के ऊपर कितना एक्सपेंस हुआ, कौन लोग 1 दिन पहले आए, कौन लोग 2 दिन बाद गए, ये आइडेंटिफाई करना, कौन कौन कितने रूम्स में रुके. तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज था जिसके ऊपर क्वेश्चन किया गया कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. तो यहां पर क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस को पढ़िए. कि पहला क्वेश्चन है कि इज देयर अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल डीलर मस्ट बी इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस. तो पहला क्वेश्चन है, क्या सारे डीलर्स को इनवाइट करना जरूरी है? तो यहाँ तो ऑब्वियस आंसर है नहीं, सारे डीलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ डीलर अराइव 1 डे बिफोर एंड लीव 1 डे आफ्टर. भाई 1 दिन पहले आया, 1 दिन बाद, कोई दूर से आ रहा है तो वो 1 दिन पहले भी आएगा, कोई 1 दिन बाद भी जाएगा, अगर इसको दूर जाना है तो थोड़ा रुक के जाना है तो क्या उस सिचुएशन में भी बेनिफिट और वो माना जाएगा? क्योंकि आप तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि हम यहां पर बोला हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे, या तो प्रायर स्टे है या ओवर स्टे है, तो क्या 1 दिन को भी ओवर स्टे और प्रायर स्टे माना जाएगा? तीसरा क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई बेनिफिट अगेंस्ट इंडिविजुअल रिटेलर इन ग्रुप एक्टिविटीज.
ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे दे देता हूं, नीचे आप पढ़ लेना नोट से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्या यहां पर कोई सारे डीलर को बुलाने की रिक्वायरमेंट है, तो आंसर इज नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डीलर्स आए, कुछ स्पेसिफिक डीलर्स, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सारे डीलर्स आएंगे तभी जो है हम उसको वहां पे वो वुड नॉट बी कंसिडर एज बेनिफिट प्रोक्यूर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। तो ये कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है व्हाट इफ डीलर अराइव वन डे बिफोर और लीव वन डे आफ्टर, तो इसको भी बिजनेस कोर्स में ही मान लिया जाएगा, इसको ये नहीं माना जाएगा कि ओवरस्टे और प्रायर वो है, वो भी क्लैरिफाई किया हुआ है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई बेनिफिट अगेंस्ट इंडिविजुअल डीलर इन ईच ग्रुप एक्टिविटी, अब जैसे मैंने आपको बताया भाई एक एक ग्रुप की कैसे आप ये आइडेंटिफाई करें, तो सर ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बोला हुआ है कि आपकी ऑब्लिगेशन आ जाती है टीडीएस काटने की, आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, किस किस के ऊपर कितना एक्सपेंस किया, कितना कितना टीडीएस काटना है, कैसे उनका पैन नंबर आपको कलेक्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करोगे तो आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाओगे। ठीक है, ये था। लेकिन इसमें एक पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया, बहुत अच्छा, कि आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, अब सबका पैन नंबर इकट्ठा करो, सबकी फैमिली की डिटेल्स इकट्ठा करो, कितने फैमिली के मेंबर आए टोटल, फिर उसको एट्रीब्यूट करो एक्सपेंस। तो ये प्रैक्टिकल चैलेंज अगर आपको आ रहे हैं तो एक काम करो, उस खर्चे को अपने बिजनेस में ही मत दिखाओ। भाई बिजनेस की कॉन्फ्रेंस है तो बिजनेस के पीएनएल में तो डालोगे ना वो खर्चे को, 50 लाख का जो बजट है 50 लाख पीएनएल में तो डेबिट करोगे। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया, अगर आपको प्रैक्टिकल चैलेंज लग रहा है कि आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाओगे तो एक काम करो, उस खर्चे को क्लेम ही मत करो, उस खर्चे को अपने पीएनएल के अंदर आप क्लेम ही मत करो। अगर क्लेम नहीं करोगे तो टीडीएस काटने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो भाई देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिपार्टमेंट तो अपने पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वो कह रहा है भाई टीडीएस तो आपको काटना ही काटना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख का खर्चा मुझे नहीं लगता कि कोई भी छोड़ेगा और उसको पीएनएल में क्लेम नहीं करेगा। ये पॉइंट यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ, ये देखिए। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, अब जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैंने आपको बताई वो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। इट इज क्लैरिफाई दैट इफ बेनिफिट परक्विजिट इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रुप एक्टिविटी इन अ मैनर दैट इट इज डिफिकल्ट टू मैच सच बेनिफिट परक्विजिट टू ईच पार्टिसिपेंट यूजिंग अ रीजनेबल एलोकेशन की। तो भाई थोड़ा दिक्कत है। द बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइडेड मे एट हिज ऑप्शन नॉट क्लेम द एक्सपेंस। क्या बोल रहे हैं, आपका ऑप्शन है कि आप एक काम करो, उस एक्सपेंस को बिजनेस के अंदर पीएनएल के अंदर क्लेम ही मत करो। Representing such benefit perquisite as deductible expenditure for the calculation of total income। ठीक है, if he decided to opt so, अगर आप ये ऑप्ट करने के लिए जा रहे हो, he will not be required to deduct TDS under section 194R on such benefit perquisite and therefore he will not be treated as assessee in default under section 201। अगर TDS नहीं काटोगे तो assessee in default बन जाओगे ना। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप उसको PNL में नहीं डेबिट नहीं करोगे, खर्चा नहीं दिखाओगे और उसके बाद में आपने TDS नहीं काटा तो आप assessee in default नहीं बनोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दी गई है। ठीक है, ओके सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द सर्कुलर, जो है कंपनी ए ने गिफ्ट किया अ कार टू द डीलर बी एंड डिडक्ट किया टैक्स ऑन दिस बेनिफिट अंडर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट। डीलर बी यूजेस द कार इन बिजनेस, विल ही गेट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग द इनकम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कार वाला तो एग्जांपल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस तरीके, अगर कोई आप जैसे बाइक गिफ्ट करते हो, बहुत सारे फेस्टिवल ऑप्शंस ऑफर चलते हैं जब लोग कार गिफ्ट कर देते हैं, बाइक गिफ्ट करते हैं, और भाई ये लेकर के जाओ, कार लेकर के जाओ, बाइक साथ में फ्री मिल जाएगी, या फिर बहुत सारे ऐसे कूपन्स निकलते हैं, ऑफर्स निकलते हैं, स्पेशल ऑफर्स निकलते हैं। तो वहाँ पे कोई बाइक जीत गया है, कोई कार जीत गया, तो वो उसका कैसे टीडीएस काटना है, वो सारा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको सर्कुलर नंबर 12 समझना है डिटेल में तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझाया कैसे टीडीएस काटोगे, किस तरीके से कौन सी रिटर्न आपको फाइल करनी है। वहाँ पर क्वेश्चन उसके रिस्पेक्ट में नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है जो रिसिपेंट है, यानी मान लो मुझको भाई एक स्कूटी मिल गई, मैं स्कूटी जीत गया, स्कूटी जीत के आया, तो क्या मैं उस स्कूटी का जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? तो सर आपको समझना पड़ेगा, कोई भी बेनिफिट आपको मिलता है तो वो बेनिफिट आपकी बिजनेस इनकम माना जाता है। तो अगर वो बेनिफिट आपकी बिजनेस इनकम आपने माना है उसको, तो आप उसको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसको मैं एक बार पढ़वा देता हूँ। वंस कंपनी ए हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन गिफ्टिंग ऑफ कार, यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया है उन्होंने, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 194R ऑफ द एक्ट, और रिलीज द कार आफ्टर डीलर बी शोड हिम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सच बेनिफिट। दो ऑप्शंस होते हैं, मैंने दोनों ऑप्शन वहाँ पे समझाए हुए हैं किस तरीके से काम होगा। एंड डीलर बी हैज इंक्लूडेड दिस बेनिफिट एज इनकम इन हिज इनकम टैक्स रिटर्न,
क्योंकि मुझको कोई भी बेनिफिट मिला है तो वो बेनिफिट मेरे लिए एक इनकम कंसिडर की जाती है। इट वुड बी डीम्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट। तो जो इनकम मैंने इंक्लूड की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जो बेनिफिट मुझको मिला उसको एज ए इनकम मैंने शो किया, वो इनकम मेरी कॉस्ट ऑफ असेट मान ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ कार मान ली जाएगी। यहां पर कार का एग्जांपल है, तो उस कॉस्ट के ऊपर फिर मैं डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकता हूं। ये पॉइंट यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। परफेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदर एम्बेसी और हाई कमीशन आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर। तो आपको पता होगा इनको थोड़े प्रिविलेज दिए जाते हैं, तो इनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टीडीएस काटने की, यहां से इनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर राइट इज बेनिफिट और परक्विजिट इफ इशू बाय कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड एज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर 18 ऑफ सेक्शन 2 of the act and where tax is required to be deducted under section 194R of the act। so सर यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक कंपनीज की, तो पब्लिक कंपनी के केस में उसको बेनिफिट या परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इसको क्लैरिफाई कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी बोनस इशू करती है या जो सेक्शन 18(2) के अलावा कंपनी है, अदर देन कंपनीज है, वो कोई बोनस शेयर इशू करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसको पढ़िए। इन केस ऑफ बोनस शेयर which are issued to all shareholder by a company in which the public are substantially interested as defined under clause number 18 of section number 2 of the act, it has been presented that this does not result in benefit to shareholder as overall value and ownership of their holding does not change. Further, cost of acquisition of bonus share is taken as nil for capital in competition when this share is sold. Similarly, representation have been seeking clarity on issuance of right share. तो it is clarified that the tax under 194R of the act is not required to be deducted on issuance of bonus share or right share by a company in which public are substantially interested as defined under clause 18 of section 2 of the act, where bonus share are issued to all shareholder by such a company or right share are offered to all shareholder by such a company as the case may be। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी बताई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि खाली पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड चीज़ ये है कि आपने सभी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर जो है इशू की है। थर्ड, राइट शेयर की जब बात आती है तो आपने सभी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर जो इशू की है, तो उस सिचुएशन में आपको 194R के अंदर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई की गई है हमारे 18/2022 सर्कुलर से। ये सर्कुलर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना चाहते हैं, तो जरूर चेक कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई। कोई क्वेरी अभी भी रह गई है सो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।